नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। इस कुशाल स्वतंत्र गढ़वाल के मुख्य द्वार कोटद्वार में इस टाइम मौजूद हूं और मेरे साथ साहित्य के प्रकांड विख्यात विद्वान डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल जी हैं, जिन्हें कि 11 दिसंबर को अभी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य श्री पुरस्कार नई दिल्ली में मिला है। इन्हें जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है और 2022 का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। तो सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आजकल के आधुनिक युग में साहित्य को लोग भूलते जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साहित्य को संजो कर रखे हैं। आजकल आधुनिक युग है, नए युग में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी इस साहित्य को संजोने में लगता है। तो हम पूछेंगे उनसे कि किस तरह उन्होंने अपने साहित्य के जो सफ़र है उसकी शुरुआत की। नंद किशोर ढोंडियाल जी, डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से इस साहित्यिक सफ़र की शुरुआत करी और आज के जो आधुनिक युग है इसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ती है। देखिए, साहित्य न तो कभी मरता है, न पुराना होता है और न इसका युग व्यतीत होता है। साहित्य उस समय शुरू से हो जाता है कि जब से बच्चा जन्म लेता है। माँ की लोरियाँ और उसके साथियों के साथ गाए गए जो बाल गीत होते हैं वो उसके मन में नए साहित्य की सृजना करते हैं। और संभवतः ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने साहित्य को बचपन से समझा। मैंने साहित्य को यहाँ के लोकगीतों में समझा। मैंने साहित्य के यहाँ की पहेलियों में समझा और यहाँ के जो गाथाएँ हैं, यहाँ के जो मैणे जिनको कहेंगे या जिनको कहते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनके माध्यम से मैंने सबसे पहले अपनी लोक भाषा गढ़वाली में इनको समझा। बाद में यही जो साहित्य था, जब मैं विद्यार्थी बना, साहित्य का विद्यार्थी बना, तो मेरे समझ में धीरे धीरे आने लगी कि केवल यही साहित्य नहीं है बल्कि वह भी साहित्य है जो कि अनेक साहित्यकारों के द्वारा लिखा जाता है और यही साहित्य भविष्य का वह साहित्य बन जाता है जो कि एक नई पीढ़ी का निर्माण करता है। सबसे पहले मैंने साहित्य में अगर कुछ देखा तो देखा संस्कृत साहित्य के माध्यम से। संस्कृत साहित्य इस देश का इतना समृद्ध है कि शायद उसके सामने चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो या दूसरी जो भाषाएं हैं, इतना साहित्य किसी के पास नहीं है जितना कि संस्कृत साहित्य के पास है। और संस्कृत साहित्य ही भविष्य में जाकर के अन्य भाषाओं में अपने अपने रूप में प्रकट हुआ। हमारे यहाँ जैसे मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हिंदी में जैसे रामचरितमानस है या सूरसागर है, इनकी जो पृष्ठभूमि है पूरी रूप से ये संस्कृत से है। जैसे आपने रामचरितमानस को देखा होगा, रामचरितमानस का उद्गम जो एक तरह से हुआ है वो रामायण से हुआ है, क्योंकि वही कथा रामचरितमानस में है और वही किस में है, वही हमारे उसमें रामायण में है। और यही जो रामायण थी ये बात को जाकर के लोक जीवन में भी प्रकट हुई। तो भविष्य में जो नया युग आया, नए युग में थोड़ा सा आज का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा साहित्य से कटता है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए जिस तरह से पहले के साहित्यकारों की गिनती हम करते हैं तो एक बहुत लंबे पीरियड से एक युग में एक ही व्यक्ति हुआ, वही आज भी हो रहा है। लोग समझते हैं कि लोग साहित्य की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो दिखाई दे रहा है हर एक व्यक्ति चाहे अपने लोभ के लिए कर रहा है, चाहे वो अपने नाम के लिए कर रहा है, आज भी सृजन में लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि उस सृजन का मूल्यांकन समाज कितना करता है, ये समाज के ऊपर निर्भर करता है। वैसे आज का जो इतिहासकार है, जो इतिहास लिख रहा है साहित्य का, वो ये समझता है कि शायद आज लोग कम लिख रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम तो जहाँ भी जाते हैं देखते हैं साहित्यकार ही साहित्यकार है। जैसे कि साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी जैसे होती है कि साहित्य को छापने के लिए, प्रकाशन करने के लिए पैसा खर्च होता है। आप किस तरह से इसको संजो कर रखते हैं या किस तरह साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना पैसा लगाते हैं या कहीं से आपको इसको फंड मिलता है? देखिए, जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात है तो मुझे आज तक किसी भी प्रकार की कहीं से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली और न मैंने किसी
सरकारी को पैसा लेने के लिए कहीं किसी तरह से अप्लाई किया। मेरे जो अपने संसाधन हैं, मैं अपना मन मार लेता हूँ, अपने शौक़ कम कर लेता हूँ, और मुझे ऐसा कोई व्यसन भी नहीं है कि जो मैं उन व्यसनों में पैसा खर्च करूँ, और उनसे जो पैसा बचता है इसी से मैं अपने साहित्य का प्रकाशन करता हूँ। और लगभग अब तक मैंने लगभग 150 पुस्तकों का प्रकाशन किया, और अपने दम पर किया, और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और लोग उसको पढ़ते भी हैं। बहुत बड़ी बात है कि 150 पुस्तकों का प्रकाशन करना। शायद डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल जी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे सरकारी प्रोफेसर रहे हैं। इस कारण से उनके द्वारा अपनी इच्छाओं को मारकर इस प्रकार के कार्य किए गए कि अपने प्रकाशन को निरंतर जारी रखा जाए। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप निरंतर गढ़वाली साहित्य के ऊपर भी साहित्य का प्रयास कर रहे हैं। क्या साहित्य है, किस तरह से गढ़वाली साहित्य को आप जीवित रखें? गढ़वाली में बहुत किस्म का साहित्य है। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ लोक साहित्य है, और लोक साहित्य में लोकगीत, लोक गाथा, लोक मंत्र, लोक पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ, लोक मुहावरे, लोक नाट्य, ये सारे हैं। लेकिन इन पर लोगों की दृष्टि कम जाती है। कालांतर में क्या हुआ कि लोगों ने इससे इतर मौलिक साहित्य लिखना शुरू किया, और मौलिक साहित्य में ये होता है कि कोई भी जो उसका रचनाकार होता है उस मौलिक साहित्य के साथ उसका नाम जुड़ता है। जबकि हमारे लोक साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं, उन विधाओं में अगर कोई किसी व्यक्ति ने लिखा है या गाया है तो उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं आता। बाद में जैसे जैसे समय बदला, साहित्य में अनेक प्रकार की विधाओं का उद्भव हुआ, और गढ़वाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ भी नाटक लिखे गए, यहाँ कहानियाँ लिखी गई, यहाँ कविताएं लिखी गई, यहाँ अनेक प्रकार के साक्षात्कार, जैसे कि हम इस साक्षात्कार में बैठे हुए हैं, साक्षात्कार लिखे गए, पत्र लिखा गया। मतलब कि गद्य की जितनी भी विधाएं होती, चाहे वो निबंध है, चाहे वो ललित निबंध है, सारे गढ़वाली साहित्य में आ गए हैं, और धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है, और भविष्य में इनका विस्तार होता जा रहा है। क्योंकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गढ़वाली साहित्य के सृजन को, गढ़वाली साहित्य के साहित्य का परिवर्धन करने के लिए, और साहित्यिक गढ़वाल के साहित्य का संवर्धन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने देखा कि कोटद्वार में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों द्वारा आपका सम्मान भी यहाँ पर किया गया, क्योंकि आपको राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य श्री पुरस्कार मिला। और निरंतर, जैसे कि हम कार्यक्रम में थे, हम ये सुनते थे कि आप साहित्य और संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। किस तरह आप अनुभव कर रहे हैं जिस तरह आपको ये सहयोग कोटद्वार में मिलता है? मुझे तो कोटद्वार का ही सहयोग हमेशा मिला, क्योंकि मैंने इसी कोटद्वार में आकर के सबसे पहले शोध कार्य किया, यही मेरा सबसे पहले प्रकाशन हुआ, यहीं की संस्थाओं से मैं जुड़ा, और इन्हीं संस्थाओं ने मेरे पूरे साहित्य को एक तरह से दिशा दी। यहीं से बैठ कर के मैंने जितनी भी मेरे रेडियो स्टेशन से वार्ताएं होती हैं, या रूपक आते हैं, या नाटक आते हैं, सब कोटद्वार के माध्यम से ही आते हैं, और मैं कोटद्वार के ही नाम से जाना जाता हूँ। जबकि मैं कोटद्वार का मूल रूप से नहीं हूँ, और अब अस्थायी रूप से मैं कोटद्वार में ही बस गया हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल जी, जो लगातार साहित्य को सृजन करते हैं और साहित्य को बचाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये निरंतर साहित्य के साथ संस्कृति को भी बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना कि गढ़वाली साहित्य को भी ये संजो रहे हैं। निरंतर इस तरह की घटनाओं से लेकर के, इस तरह के साहित्यिक मंच से लेकर के अन्य विभिन्न घटनाओं को लेकर हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, कोटद्वार से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए